अमीर वारिस क्लोई वेंडरबिल्ट के बेहोश होने के बाद उसे पता चला कि वह हर किसी के थॉट्स सुन सकती है। उसने अपने फर्स्ट लव की तरफ देखा जो इतनी बुरी तरह रो रहा था कि कांप रहा था, लेकिन उसने अपने माइंड में जो सुना वो उसकी शिकायत थी। इन आंसुओं का नाटक करना बहुत थका देने वाला है। क्लोई मुझे सांत्वना देने क्यों नहीं आ रही है? अगर यह पहले की बात होती तो मुझे इस हाल में देखकर उसका दिल टूट जाता। 5 साल दूर रहने के बाद क्या वह सच में उस ईथन मिलर के प्यार में पड़ गई है? मुझे क्लोई को तुरंत ईथन से डिवोर्स लेने के लिए मजबूर करना होगा। वेंडरबिल्ट फैमिली का दामाद सिर्फ मैं ही बन सकता हूँ। मैं इस शहर का सबसे पावरफुल आदमी बनूंगा। क्लो की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये जूलियन क्रॉफ्ट के असली थॉट्स थे। 10 से ज्यादा सालों में जब से वह उसे जानती थी, उसने हमेशा ऐसा दिखावा किया था जैसे वह नेम और फेम की दौड़ से ऊपर हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका दिल स्कीम और साजिशों से भरा होगा। उसने सोचा कि यह माइंड रीडिंग की एबिलिटी बहुत अजीब थी। ये जरूर उसके सिर की चोट का हेल्यूसिनेशन होगा। लेकिन तभी उसके माइंड में एक और थॉट गूंजा। भले ही क्लोई और ईथन की लीगली शादी हो चुकी है, फिर भी उसका दिल मेरा ही है। इतने सालों की मेरी सारी मेहनत बेकार नहीं गई है। मैं अभी अपना आपा नहीं खो सकता। जब तक मैं वापस हूं, चाहे मैं कुछ भी मांगू, क्लोई मेरी हर बात मान जाएगी। वेल्थ, स्टेटस और पोजीशन, उसके पास जो कुछ भी है वह सब मेरा होगा। क्लोई ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जूलियन के लालची थॉट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर थे, जिससे उसके लिए खुद को और धोखा देना इम्पॉसिबल हो गया था। उसकी रगों में बहता खून जैसे बर्फ बन गया। जिस आदमी से उसने इतने सालों तक इतना गहरा प्यार किया था, वह असल में उसके खिलाफ ऐसी साजिश रच रहा था। क्लोई की आंखें झटके से खुली। उसकी नजरें नफरत और गुस्से से जूलियन पर टिक गईं। इस अनजाने लुक से हैरान होकर जूलियन के दिल में घबराहट की एक लहर दौड़ गई। उसने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, क्लो, क्या हुआ है? क्लो ने उसे इग्नोर कर दिया। जूलियन की बेचैनी और बढ़ गई, और जैसे ही वह उससे और पूछने वाला था, डॉक्टर ने बिल्कुल सही समय पर बीच में टोक दिया, पेशेंट को अभी शांति की जरूरत है। फैमिली मेंबर्स कृपया इस बात का ध्यान रखें। डॉक्टर की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि विक्टोरिया वेंडरबिल्ट ने जूलियन का हाथ झटके से हटा दिया और उसे नफरत से दूर फेंक दिया। जूलियन ने अपनी झुंझलाहट को दबाया और नरमी से कहा, मिसेस वेंडरबिल्ट, मैं यहाँ रुककर क्लो की देखभाल करना चाहता हूँ। उसी पल मैं एक शांत एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ा, उसकी तरफ देखा और कोल्डली जवाब दिया, तुम्हें किस हक से लगता है कि तुम यहाँ रुककर उसकी देखभाल कर सकते हो? मैं क्लोए की तरफ मुड़ा और कहा, शब्द बशब्द, मैं क्लोए वेंडरबिल्ट का लीगल हस्बैंड हूँ। अपनी वाइफ की देखभाल करना मेरी ड्यूटी है। उस हिसाब से तुम एक आउटसाइडर हुए। हालांकि मैंने पहले ही उससे डिवोर्स लेने और इस ड्रामे से हमेशा के लिए दूर भागने का फैसला कर लिया था, लेकिन पेपर्स पर ऑफिशियली साइन होने से पहले मुझे अपनी पास्ट लाइफ की फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी। जूलियन दुखी दिखते हुए अपना होठ चबाने लगा और एक दयनीय एक्सप्रेशन के साथ क्लोई की तरफ मुड़ा। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जब भी जूलियन यह विक्टिम कार्ड खेलता था, क्लोई उसे परेशान करने वाले को कभी नहीं छोड़ती थी। लेकिन इस बार क्लो का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था। उसने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली। जूलियन ने नर्वस होकर अपनी शर्ट का कोना पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्लोई ने होश में आने के बाद आखिरकार अपने पहले शब्द बोले, मुझे शांति से आराम करना है। आप सभी लोग प्लीज बाहर जाइए। उसने जूलियन के इस इमोशनल ड्रामे को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और बेरहमी से सबको बाहर जाने का ऑर्डर दे दिया। जूलियन के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्लो इतनी कोल्ड क्यों हो गई है। अपनी फ्लाइट में बैठने से पहले वह साफ महसूस कर सकता था कि वह उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी इस बात की गहराई में जाने का सही टाइम नहीं था। जूलियन ने अपने आंसू पोंछे और एक झूठी कड़वी स्माइल दी। उसकी आंखों में दुख था। तो फिर तुम्हें आराम करना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं कल तुमसे फिर मिलने आऊंगा। लेकिन अपने माइंड में वह जहरीली प्लानिंग कर रहा था। जरूर जब मैं अब्रोड था तब इथन, उस चालाक कमीने ने मौका पाकर अपनी जगह बना ली। मैं हमेशा से जानता था कि वह एक मुसीबत है। हमेशा क्लो के पीछे एक पिल्ले की तरह घूमता रहता था। यह बेहद घटिया है। क्लोई का हस्बैंड सिर्फ मैं हो सकता हूँ। वेंडरबिल्ट फैमिली में शादी करके ही मैं अपने इस गरीब बैकग्राउंड को पूरी तरह मिटा सकता हूँ। क्लोई इन साजिशों को और नहीं सुन सकती थी। उसने गुस्से को दबाते हुए अपना जबड़ा भींचा और चिल्लाई, तुम सब बाहर निकलो। जूलियन ने रोने जैसा मुंह बनाया और चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चला गया। उसकी पीठ ऐसी लग रही थी जैसे वह बेहद अकेला और उदास हो। विक्टोरिया ने क्लो को चादर ओढ़ाई और धीरे से कहा, क्लो, तुम बस आराम करो। तुम्हारे डैड और मैं दरवाजे के ठीक बाहर हैं। अगर कुछ भी चाहिए हो तो हमें आवाज देना। क्लोई ने थके हुए अंदाज में सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता था और वहां से तुरंत निकलने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ने वाला था, बेड पर लेटी क्लोई ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। तुम यहीं रुको। मैंने अपनी नजरें नीचे की। मेरे होठों पर एक मजाकिया स्माइल थी और मैं धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ा। अचानक कमरे में सिर्फ हम दोनों रह गए थे। इन मतलबी थॉट्स के शोर के बिना क्लो के तनाव से भरे नर्व्स को आखिरकार थोड़ा रिलैक्स मिला। लेकिन उस रिलैक्सेशन के साथ ही एक तेज दर्द उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। मैंने उसे शांति से देखा और पूछा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है?
क्लो ने अपना होंठ चबाया और कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी भौहें उठाईं और बेड के पास पड़ी चेयर पर बैठ गया। अगर तुम्हें कुछ भी अजीब महसूस हो रहा है तो तुम्हें इसे डॉक्टर से नहीं छिपाना चाहिए। क्लो की नज़रें शार्प थीं, जैसे वह मुझे बारीकी से स्कैन कर रही हो। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और शांत रहा। आखिर हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे। मैं तुम्हारी इन छोटी छोटी ट्रिक्स को कैसे नहीं समझ पाता? क्लो ने थोड़ी उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ी। 3 साल की शादी? क्या यह हमारे बारे में बात कर रहा है? लेकिन हमारी शादी तो कल ही हुई थी। क्या तुम्हें पानी चाहिए? मैंने पूछा। क्लोए ने न के बराबर अपना सिर हिलाया। मैं उठा और वाटर कूलर की तरफ चल दिया। पानी गिरने की आवाज ने मुझे गहरे थॉट्स में डाल दिया। आखिरकार मैंने यह कर दिखाया था। मैं पूरी तरह से शांत दिल के साथ क्लोए का सामना कर सकता था। क्या इसका मतलब यह था कि मैं आखिरकार उसे जाने दे सकता था, पास्ट की बेड़ियों से आज़ाद हो सकता था और एक नई लाइफ को अपनाने की कोशिश कर सकता था? जब मैंने सच में इस बारे में सोचा तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी के बिना जी न सके। ऐसा कोई प्यार नहीं है जो कभी कम ना हो। और अब मेरे लिए आगे बढ़ने का समय था। मैं इस मुश्किल से मिली नई लाइफ की शुरुआत क्लोए के लिए अपने पुराने ऑब्सेशन के साथ बिल्कुल नहीं कर सकता था। मैंने वाटर कूलर बंद किया, 1 कप और कुछ कॉटन स्वैब्स लिए और बेड के पास वापस आ गया। तुम्हारी कंडीशन अभी नाजुक है, इसलिए तुम ज्यादा पानी नहीं पी सकती। मुझे बस कॉटन स्वैब से तुम्हारे होठों को गीला करने दो। वह मुझे शांत नजरों से देख रही थी। भले ही उसे मेरे थॉट्स अजीब लग रहे थे, लेकिन वह यह भी जेन्युइनली महसूस कर सकती थी कि मैंने कभी उससे बेहद प्यार किया था। इसने मेरे बारे में उसकी पुरानी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसे हमेशा से पूरा यकीन था कि मैंने उससे शादी इसीलिए की क्योंकि मिलर फैमिली का बुरा वक्त चल रहा था और मैं वेंडरबिल्ट की पावर का यूज करके सोशल लैडर चढ़ना चाहता था, कि इसमें रत्ती भर भी असली प्यार नहीं था। मेरे पैसों के पीछे भागने वाले पेरेंट्स के बारे में सोचकर उसकी आंखों में नफरत की एक झलक चमकी। उसे पूरा भरोसा था कि ऐसी फैमिली कभी एक अच्छा इंसान नहीं पाल सकती, लेकिन उसके सामने की रियलिटी उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा थी। जिस आदमी के बारे में उसे लगता था कि वह उससे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता है, वह सीक्रेटली साजिशों और कैलकुलेशन से भरा हुआ था। जबकि जिस इंसान से वह अलर्ट रहती थी, जिसे वह धोखेबाज समझती थी, उसने कभी उसे अपने पूरे दिल से प्यार किया था। यह कितना अजीब और आयरनिक था। मैंने कप को नाइट स्टैंड पर रखा और बैठ गया। कुछ देर बाद, अब उसका सामना नहीं करना चाहते हुए, मैंने कहा, मैं तुम्हारी देखभाल के लिए किसी नर्स को ढूंढ कर लाता हूँ। क्लोई का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। नहीं, मुझे अजनबियों से अपनी सेवा करवाने की आदत नहीं है। मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। मैं सच में सोचने लगा कि कहीं इस एक्सीडेंट ने उसके दिमाग का कोई नट तो ढीला नहीं कर दिया। एक लंबी साइलेंस के बाद मैं वापस बैठ गया। मैंने मिसेस वैंडरबिल्ट से पहले ही बात कर ली है। जब तक तुम्हें डिस्चार्ज नहीं मिल जाता, तुम्हारी देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। उसके बाद हम सीधे जाकर डिवोर्स फाइल करेंगे। शांति से डिवोर्स वर्ड बोलने के बाद मेरे कंधों का तनाव तुरंत गायब हो गया और मुझे एक अनोखा रिलीफ महसूस हुआ, जैसे मेरी पास्ट लाइफ का सारा अंधेरा गायब हो गया हो। क्लोई हालांकि पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस रही। डिवोर्स वर्ड उसके अंदर थोड़ी सी भी इमोशनल हलचल पैदा करने में नाकाम रहा। मैं उस समय कितना नादान था, जो अपनी पास्ट लाइफ में यह मान बैठा था कि मैं अपनी सिंसियरिटी और अनकंडीशनल साथ से उसका दिल जीत सकता हूँ। लेकिन अंदर से वह एक कोल्ड और पत्थर दिल इंसान है। उसके पास जो थोड़ा बहुत प्यार देने के लिए था, वह उसने पहले ही पूरी तरह जूलियन क्रॉफ्ट पर लुटा दिया था। अब किसी और के लिए कुछ कैसे बच सकता था? पास्ट लाइफ। क्लो को धीरे धीरे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि मैंने एक ऐसे फ्यूचर को एक्सपीरियंस किया था जो दूसरों ने नहीं किया था। यह उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। पहले वह इस आइडिया का मजाक उड़ाती, लेकिन अपने खुद के रिसेंट एक्सपीरियंस के बाद अब यह इतना इम्पॉसिबल नहीं लग रहा था। उसने मुझे ध्यान से देखा और पूछा, हमारी शादी कल ही हुई है और तुम अब भी से डिवोर्स के लिए इतने उतावले हो? लोग क्या कहेंगे? क्या तुमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा है? मैंने अपना सिर नीचे रखा, उसकी नजरें अवॉइड करते हुए, और उसके चेहरे पर आए कॉम्प्लेक्स इमोशंस को मिस कर दिया। हम इसे अब भी के लिए एक सीक्रेट रख सकते हैं, अनाउंस नहीं करेंगे। ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जो हमेशा के लिए टिक सके। उसके कहने का क्या मतलब था? मैं खुद उसे डिवोर्स ऑफर कर रहा था और इस रिलेशनशिप को खत्म कर रहा था। क्या उसे खुश नहीं होना चाहिए था और तुरंत एग्री कर जाना चाहिए था? आखिर उसे जबरदस्ती की चीजों से नफरत थी और मुझसे शादी करने के लिए मजबूर होने पर वह पूरी तरह चिढ़ गई थी, जिससे वह मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगी थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उन बुरी यादों को अपने माइंड से निकालने की कोशिश की। फिर मैंने ऊपर देखा और उससे पूरी तरह कंफ्यूज होकर पूछा, क्या तुम तुरंत डिवोर्स नहीं चाहती? क्लो ने मेरी नजरों से अपना चेहरा घुमा लिया। वह थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं डिवोर्स नहीं चाहती, बस बात यह है कि अभी इस क्रिटिकल टाइम पर यह सही नहीं है। इससे मेरे काम और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। मैंने समझदारी से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ। क्लो ने उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ी। आखिर यह क्या समझता है?
वह डेस्परेटली जानना चाहती थी कि मैं क्या सोच रहा हूं, लेकिन मेरा माइंड एक शांत बिना लहरों वाली झील की तरह था, इसलिए उसे वो आंसर नहीं मिल सका जो वह ढूंढ रही थी। तुम्हें अभी थोड़ा और सो जाना चाहिए। जब तुम उठोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊंगा, मैंने खड़े होते हुए कहा। क्लोई ने तुरंत पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या मेरे यहाँ रुकने से तुम्हारे आराम में डिस्टर्बेंस होगी? मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा। क्लोई ने हल्का सा खांसा और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। तुम मुझे परेशान नहीं करोगे? अगर मैं गलत नहीं था तो क्या वह सच में शर्मा रही थी या वाकई अजीब था? क्लोई के एक्सप्रेशन मुझे देखते हुए बदल गए, जिससे मैं अचानक चौंक गया। मैंने उलझन में अपना सिर झुकाया। क्या प्रॉब्लम थी? उसने अपने होठों को कसकर भींच लिया और कुछ नहीं कहा। मैं शांति से वापस बैठ गया और अपना फोन स्क्रॉल करने लगा। क्लोई घायल थी और थकी हुई थी, इसलिए उसे सोने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। उसकी आंखों में नफरत की वो हल्की सी झलक देखना अनसेटलिंग था। मैं उठा और रेस्टरूम गया। जब मैं बाहर आया तो मुझे जूलियन क्रॉफ्ट को दीवार से टिके हुए देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। जूलियन सबसे पहले बोला, क्या तुम मेरे बारे में क्लो के कान भरने गए थे? जब जूलियन मेरे सामने होता था तो वह कभी मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता था, हमेशा सुपीरियर एक्ट करता था। उसकी नजरों में सिर्फ नफरत होती थी। यह क्लोए ही थी जिसने उसे यह कॉन्फिडेंस दिया था। मैंने अपने बालों को पीछे किया और एक स्माइल के साथ कहा, क्यों ना तुम खुद ही अंदाजा लगा लो। जूलियन का गुस्सा भड़क उठा। इथन, तुम्हें रियलिटी समझनी होगी। मैं रूड नहीं होना चाहता, लेकिन क्लो और मैं चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं। अगर उसके दादाजी बीच में ना आते और इस एंगेजमेंट को तोड़ने से मना ना करते तो हमारी शादी बहुत पहले हो चुकी होती। मैंने सीधे उसकी गुस्से से लाल आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ? चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स होने से क्या फर्क पड़ता है? आखिर में शादी तो मैंने ही उससे की है। तुम चाहे जितने जल लो, कोई फायदा नहीं है। तुम बस हमें एक साथ खुश रहते हुए देख सकते हो। एक तरह से खुद जूलियन के अलावा मैं ही वह इंसान था जो उसे सबसे अच्छी तरह जानता था। मैं अच्छी तरह जानता था कि जख्म पर नमक कैसे छिड़कना है। यकीनन उसकी सांसें तुरंत भारी हो गईं। इथन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुम्हें लगता है क्लो तुम्हारे साथ रहेगी? तुम्हें खुद का कोई अंदाजा ही नहीं है। क्लोई तुमसे नफरत करती है। क्या तुम सच में इतने बेवकूफ हो या बस नाटक कर रहे हो? बेशक मैं जानता था। मैंने यह सब बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिया था। पहली बार जब मैं क्लो से मिला था, हम सिर्फ बच्चे थे और मुझे लगा था कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। मैं उसके करीब जाना चाहता था, लेकिन उसके आसपास एक कोल्ड और डिस्टेंट ऑरा था, एक ऐसी वाइब जो मुझे हमेशा उसके पास जाने से डराती थी। उसके बाद हम फिर कभी नहीं मिले, जब तक कि हमारे मिडिल स्कूल खत्म होने के अगले साल उसके दादाजी ने मुझे वैंडरबिल्ट एस्टेट में इन्वाइट नहीं किया। मुझे पता चला कि वह मेरी मंगेतर थी और फर्स्ट लव के उस दौर में मैं पूरी तरह उसके प्यार में पड़ गया। मैं यह भी समझ गया था कि वह मुझे पसंद नहीं करती थी, बल्कि वह मुझसे काफी चिढ़ी हुई थी। मेरी साइलेंस देखकर जूलियन को एक सेटिस्फैक्शन मिला और उसके चेहरे पर एक विनर वाली स्माइल आ गई। क्लोई उन लोगों के लिए बहुत रूथलेस है जिन्हें वह नापसंद करती है। मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें उससे जल्दी डिवोर्स ले लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हें बहुत दर्द झेलना पड़ेगा। भले ही वह सिर्फ हमारा डिवोर्स चाहता था, लेकिन वह गलत नहीं था। मैंने सिर हिलाने की इच्छा को दबाया और उसे इग्नोर करते हुए कहा, खुद को इतना बड़ा मत समझो। लोग 5 साल में बदल जाते हैं। जितने समय तुम दूर थे, तुमने अभी कमरे में उसकी कोल्डनेस महसूस की होगी। तुम्हारी हालत खराब हो रही है ना? जैसे ही मैंने यह कहा, 1 सेकंड के लिए जूलियन का चेहरा पीला पड़ गया। बेशक वह डर रहा था। क्लोई ने उसके साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। यह देखकर मैंने उसका मजाक उड़ाया। ऐसा कोई किला नहीं है जिसे जीता न जा सके। मैंने इन 5 सालों में बहुत एफर्ट्स डाले हैं। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है कि वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मुझसे हमेशा नफरत करेगी? जूलियन ने बहस करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकाल सका। उसे इतना परेशान देखकर मुझे लगा कि मेरा काम हो गया और मैं आगे बढ़ने लगा। क्लोई ने मुझसे सालों तक प्यार किया है। वह डेफिनेटली पूरी लाइफ मुझसे ही प्यार करेगी। मैं रुका और अपना सिर थोड़ा घुमाया। अच्छा, तो मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि तुम्हारा यह कॉन्फिडेंस कब तक टिकता है। मैं क्लोई को तुमसे दूर कर दूंगा। जूलियन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका चेहरा बदसूरत लग रहा था। मैं एक ठंडी हंसी हंसा और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। जब मैं क्लोए के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो मैं तुरंत अंदर नहीं गया। मुझे याद आया कि कैसे जूलियन मुझे टारगेट करता था, कैसे उसने और क्लोई ने मिलकर मुझे बुली किया था, मुझे गहरी निराशा में धकेल दिया था और मुझे बहुत दर्द और तकलीफ दी थी। अब जब मुझे यह सेकंड चांस मिला था, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था। लेकिन मैं पलटवार कैसे करूं? सीधा टकराव समझदारी नहीं थी। मैं उन दोनों की वजह से अपनी लाइफ फिर से बर्बाद नहीं करना चाहता था। भगवान ने मुझे यह नया मौका इसलिए नहीं दिया था कि मैं अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को दोहराऊं। क्या मुझे उन्हें ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि उनके पास जो कुछ भी है वे खो दें, उन्हें उनकी ही दवा का स्वाद चखाऊं और उन्हें अर्श से फर्श पर आते देखूं? ये बात अलग है कि मुझ में ऐसा करने की एबिलिटी है भी या नहीं,
लेकिन अगर होती भी तो मुझे अपनी पूरी लाइफ सिर्फ रिवेंज के लिए जीनी पड़ती। उस तरह के रिवेंज के अलावा एक और ऑप्शन था, उनके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन सिर्फ उस प्रोसेस के बारे में सोचना ही सफोकेटिंग था। जिन लोगों से मैं नफरत करता हूं उनके सामने रोज नाटक करना एक भयानक टॉर्चर होता। अपने माइंड में सब कुछ तोलने के बाद मैंने फैसला किया कि अपनी कड़वाहट को दफनाना, इस सेकंड चांस को एंजॉय करना और अपने लिए एक नई कंफर्टेबल लाइफ शुरू करना ही बेहतर होगा। मैंने एक बार फिर खुद को इस बात के लिए मनाया और एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ हॉस्पिटल के कमरे का दरवाजा खोला। क्लोई सो रही थी। मैं फ्रेश होने के लिए रेस्टरूम गया, फिर बाहर आया और विजिटर के कोट पर लेट गया, एक अच्छी नींद के लिए तैयार। मैं पूरे दिन बिजी था और ठीक से आराम नहीं कर पाया था। मुझे बहुत गहरी नींद आई। जब मैं दोबारा जागा तो बाहर का आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। मैंने अपने फोन पर नजर डाली और हैरानी से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। सुबह के 5 बज चुके थे। क्या तुमने अच्छे से आराम किया? मेरे पास से एक सॉफ्ट फीमेल वॉइस आई। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, क्लोई ने कहा। और कुछ नहीं, और कमरे में फिर से साइलेंस छा गई। क्या तुम्हें भूख लगी है? मुझे थोड़ी भूख लगी है। हम दोनों लगभग एक ही टाइम पर बोले और उसके बाद हम फिर से शांत हो गए। मेरे चेहरे पर झुंझलाहट की एक झलक आई और मैंने कंबल हटाकर बेड से नीचे कदम रखा। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, तुम अभी सिर्फ दलिया खा सकती हो, और जब मैं इसे लेकर आऊँ तो नखरे मत करना। मुझे यह बात अभी साफ करनी थी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि बाद में अगर उसे खाना पसंद ना आए तो वह मुझे एटीट्यूड दिखाए। क्लो ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं सब समझता था, इसलिए मैंने अपने शूज पहने और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब मैंने दरवाजा खोला और सारा जेंकिंस को विंडो के पास खड़े देखा तो मेरे चेहरे पर अनजाने में एक स्माइल आ गई। सैरा, तुम यहाँ हो। सैरा एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसने अपना सिर नीचे झुकाया। वह थोड़ी शर्माई हुई लग रही थी। हेलो सर। मुझे अचानक याद आया कि इस समय सैरा मुझे अब भी नहीं जानती थी। मेरी स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई और मेरे दिल में पछतावे का एक एहसास हुआ। सैरा दरअसल क्लोई की असिस्टेंट थी। मेरी पास्ट लाइफ में क्लोई से शादी करने के बाद मैं धीरे धीरे उसे जानने लगा था। सैरा एक बहुत ही काइंड इंसान थी जो मेरी सिचुएशन से सिंपैथी रखती थी और अक्सर मेरा ख्याल रखती थी। मैं उसका बेहद शुक्रगुजार था और हमेशा उसे थैंक यू कहने का मौका ढूंढना चाहता था। लेकिन अब इस नई लाइफ में शायद मुझे उसका दोस्त बनने का मौका कभी न मिले। मैं उस ग्रेटिट्यूड को सिर्फ अपने दिल में ही छिपा कर रख सकता था। मैंने अपने हाथ से कमरे की तरफ इशारा किया। क्लोई को भूख लगी है। सैरा ने धीरे से सिर हिलाया। मैं अभी दलिया लेकर आती हूँ। सैरा के मुड़ने और जाने के बाद मैंने कैजुअली अपना फोन निकाला और देखा कि लियो वाइट का एक मैसेज आया हुआ था। ईथन, क्लोई कैसी है? क्या तुम ठीक हो? लियो इतने सालों से मेरा बेस्ट फ्रेंड था। जब से मुझे यह सेकंड चांस मिला था मैंने उससे कांटेक्ट करने से खुद को रोका था, इस डर से कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे इमोशंस पूरी तरह बिखर जाएंगे। टूटने की कगार पर खड़ा इंसान जब किसी भरोसेमंद दोस्त का सामना करता है तो वह अपने सारे डिफेंस गिरा देता है और पल भर में बेहद वल्नरेबल हो जाता है। बिल्कुल अभी की तरह मैं अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पा रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ गईं। क्लोई, ठीक है, और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, इसलिए मेरी चिंता मत करो। मैं कल तुमसे स्कूल में मिलूंगा और हम तब बात कर सकते हैं। तुम सच में स्कूल जा रहे हो? आखिरकार तुम्हें अक्ल आ ही गई। मैं स्क्रीन के पार से भी उसका एक्साइटमेंट महसूस कर सकता था। मैं हल्का सा मुस्कुराया और आगे कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं यूनिवर्सिटी में एक प्री मेड स्टूडेंट था। अगर क्लोई से शादी ना हुई होती और विक्टोरिया वेंडरबिल्ट के जिद करने पर मैंने कॉलेज ना छोड़ा होता तो मैं एक डॉक्टर बन गया होता। एक ऐसी लाइफ जी रहा होता जो भले ही बहुत शानदार ना होती लेकिन फुलफिलिंग और वैल्यूएबल जरूर होती। मैंने अपना फोन वापस जेब में रखा और ठंडी दीवार से टिककर थॉट्स में खो गया। जब सैरा वापस आई और उसने मुझे स्पेस आउट होते देखा तो वह मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस डर से कि कहीं भूख के मारे क्लोई इम्पेशेंट ना हो जाए वह फिर भी पास आई। मिस्टर मिलर, मैं दलिया ले आई हूँ। मैं वापस रियलिटी में आया, उससे इंसुलेटेड कंटेनर लिया और एक हल्की स्माइल के साथ पूछा, क्या यह घर से आया है? मिसेस वेंडरबिल्ट ने इसे खुद बनाया है। ये नर्स स्टेशन पर इस इंस्ट्रक्शन के साथ रखा था कि जैसे ही मिस वेंडरबिल्ट होश में आए इसे तुरंत ले आया जाए। सारा एक अजीब सी फॉर्मेलिटी के साथ बोली। वह सच में मुझे क्लो के हस्बैंड के रूप में देखती थी। वेंडरबिल्ट फैमिली के साथ बिताए अपने समय को याद करते हुए अकेला इंसान जिसने हमेशा मेरी रिस्पेक्ट की, जिसने मुझे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया, वह सारा थी। मैंने कंटेनर पकड़ा लेकिन कमरे में जाने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। इसके बजाय मैंने सारा की तरफ देखा और चिंता से पूछा, तुम यहाँ किस समय आई थी? कल रात लगभग 7 बजे अपना काम खत्म करने के बाद। उस मामले में मैं यहाँ सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। तुम्हें जाकर ढंग से सो जाना चाहिए। मेरी इस अचानक आई चिंता का सामना करते हुए सारा ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वह साफ तौर पर थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, आपकी इस काइंडनेस के लिए थैंक यू सर, लेकिन मालकिन ने मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा है, इसलिए मैं अब भी आराम नहीं कर सकती।
मैंने उसके एक्सप्रेशन को नोटिस किया और रियलाइज किया कि मैं उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था, इसलिए मैंने बस बेबसी से सिर हिलाया। ठीक है, फिर मैं अंदर जाता हूँ। इसके साथ ही मैं मुड़ा और कमरे के अंदर चला गया। कमरा बहुत ज्यादा साउंड प्रूफ नहीं था, इसलिए क्लोई ने दरवाजे पर हुई हमारी बातचीत सुन ली थी। जब मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया तो उसने मेरी तरफ देखा। उसके एक्सप्रेशन थोड़े बदले हुए थे। मैंने उस समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं आगे बढ़ा, कंटेनर को नाइट स्टैंड पर रखा, उसे खोला, दलिया को एक बाउल में निकाला और फिर क्लोई को खिलाने के लिए बैठ गया। मैं स्पून को उसके होठों के पास लाया, लेकिन उसने उन्हें कसकर बंद रखा। मेरी आंखें कंफ्यूजन से भर गईं। क्या तुम खाना नहीं चाहती? क्या तुम सारा जेंकिंस को पहले से जानते थे? क्लोई की नजरें घूमी। मैंने एक पल के लिए अपने होठों को भींचा, फिर नॉर्मली जवाब दिया, हम एक दूसरे को नहीं जानते। क्लोई की शार्प आंखें छोटी हो गईं। उसके एक्सप्रेशन में एक तूफान सा उठ रहा था। मैं उस लुक से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। मैंने स्पून को वापस बाउल में रखा और फ्लैटली पूछा, उसने ऐसा क्या किया जिससे तुम नाराज हो? मुझे सच में उसकी सेवा करने का कोई शौक नहीं है। क्लोई ने अपना मुंह थोड़ा खोला, फिर दोबारा बंद कर लिया। वह जानती थी कि अगर उसने वह कह दिया जो उसके माइंड में चल रहा था तो मैं बाउल को वहीं छोड़ दूंगा और बिना दोबारा सोचे बाहर चला जाऊंगा। और जब तक वह यह न समझ ले कि चल क्या रहा है, वह मुझे अपने कंट्रोल से बाहर नहीं होने देना चाहती थी। क्या तुम खाने वाली हो या नहीं? उसे शांत देखकर मैं थोड़ा इम्पेशेंट होने लगा। क्लोई से कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की थी और उसका चेहरा बदसूरत हो गया, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और खाने के लिए अपना मुंह खोला। वह साफ तौर पर बहुत भूखी थी, लेकिन एक बाउल उसकी भूख मिटाने के लिए काफी नहीं था। यह देखकर कि वह शायद और चाहती थी, मैंने बाउल नीचे रखा और फ्लैटली कहा, तुम अभी बहुत ज्यादा नहीं खा सकती। क्लोई आखिरकार कोई बच्ची नहीं थी। जब से मैंने ये साफ कर दिया था कि उसे अभी इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, चाहे उसका पेट भरा हो या नहीं, मैंने कंटेनर को पैक किया, कमरे से बाहर गया और इसे सारा को सौंप दिया। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि सुबह के लगभग 6 बजे बज रहे थे। मैं धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ा, उसे अच्छे से चादर ओढ़ाई और फिर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उससे कहा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। क्लोई ने अपनी एक भौं थोड़ी उठाई, और दिन के समय तुम्हारी देखभाल के लिए एक नर्स रहेगी। क्या तुम अपनी क्लासेस के बाद वापस आओगे? मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैंने विक्टोरिया से प्रॉमिस किया था कि डिस्चार्ज होने तक मैं उसकी देखभाल करूंगा और मैं अपनी बात का पक्का रहूंगा। मैं उसे बीच में ऐसे ही छोड़कर नहीं भागूंगा। जाओ, क्लोई ने कहा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। स्कूल जाने से पहले मुझे कपड़े चेंज करने थे। शादी से पहले मैंने एक्साइटमेंट में अपना सारा सामान हमारे नए घर में शिफ्ट कर दिया था, इसलिए भले ही मैं उस दिल तोड़ डालने वाली जगह पर वापस जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, फिर भी मुझे खुद को वहां जाने के लिए मजबूर करना पड़ा। मैंने घर के लिए एक कैब ली। जब मैं अंदर गया और कैथरीन को वहां देखा तो मैंने हैरानी से अपनी भौहें उठाईं। मॉम, आप पूरे समय यहीं थी। मैं जानती थी कि तुम हॉस्पिटल से निकलने के बाद यहीं आओगे। मुझे तुमसे एक सीरियस बात करनी है। ये देखते हुए कि अभी काफी टाइम बचा था, मुझे स्कूल पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा और बैठ गया। कैथरीन ने एक नाराज लुक के साथ पूछा, क्या तुम सच में क्लो को डिवोर्स देने के बारे में सीरियस हो? तुम पक्का अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो? कैथरीन ने गुस्से से अपना चाय का कप नीचे पटका। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि उसे शादी करना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है? मैं एक कड़वी हंसी हंसा और रिप्लाई किया, शायद असली ब्लेसिंग तब होती जब मैं कभी क्लोई के प्यार में ही न पड़ा होता। कैथरीन यह सुनकर बिल्कुल फ्रीज हो गई। मैं आखिरकार समझ गया कि आपके कहने का क्या मतलब था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप हमेशा मुझसे कहती थीं कि मैं क्लो के प्यार में न पड़ूं। आपकी नजरों में जब तक मैं उसे अपना असली दिल नहीं देता और सिर्फ उससे शादी कर लेता, मैं एक हैप्पी और स्टेबल लाइफ जी सकता था। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। आपका अल्टीमेट गोल मेरे अपने भले के लिए था, ये एश्योर करने के लिए कि मेरी पूरी लाइफ का इंतजाम हो जाए। मॉम, मैं गलत नहीं हूं ना? कैथरीन का एक्सप्रेशन थोड़ा स्टिफ हो गया। तुम चीजों को बहुत ज्यादा सोच रहे हो बेटा। जैसे ही उसने यह कहा, उसने अनकंफर्टेबल होकर अपना हाथ मेरी पकड़ से छुड़ा लिया। मुझे बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मेरी आंखों में एक स्माइल की झलक चमकी, क्योंकि मैंने बेहद सीरियस होने का नाटक किया था। भले ही वह मेरी फाइनेंशियल हेल्प पूरी तरह बंद कर दे, जूलियन के साथ मिलकर मुझे ह्यूमिलिएट करे या डिवोर्स के लिए मजबूर करने के लिए मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करे, मैं बस यह सब सहन कर लूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई? कैथरीन की आंखें शौक से फटी की फटी रह गईं और वह तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गई। मिलर फैमिली भले ही वैसी न रही हो जैसी कभी हुआ करती थी, लेकिन हमारा भी एक लेगेसी है। इसके अलावा हमारी फैमिलीज एक दूसरे को पीढ़ियों से जानती हैं। उसे किस हक से तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने का राइट मिलता है? उसने एक ठंडा सा मजाक उड़ाया, लेकिन उसका दिल सिर्फ जूलियन क्रॉफ्ट के लिए धड़कता है। जब एक औरत प्यार में होती है तो वह कभी कभी अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है। प्यार? कैसा प्यार? ये सब मीनिंगलेस है। एक औरत का प्यार दुनिया की सबसे बेकार चीज है। कैथरीन ने धीरे से एक आह भरी।
उसकी आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट थी जब उसने पूछा, क्या जो तुमने कहा वह सच में होगा? मैंने यकीन के साथ सिर हिलाया। क्लोए हमेशा से मुझसे चिढ़ती आई है। अब जब वसीयत की वजह से उसे मुझसे शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है तो वह शायद मुझसे दिल से नफरत करती होगी। खैर, अगर ऐसी बात है, कैथरीन ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। अगर तुम उसे डिवोर्स देने पर अड़े ही हुए हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें श्योर होना होगा। उसके जैसी हैसियत वाली लड़की से दोबारा शादी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। अमीर फैमिली में शादी करने से हैप्पीनेस की गारंटी नहीं मिलती। इसके अलावा भले ही मैं अपनी पूरी लाइफ सिंगल रहूं, फिर भी मैं खुद को खुश रख सकता हूं। मैंने एक स्माइल के साथ उससे कहा, तुम बकवास कर रहे हो। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे डैड और मैं, खैर छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। कैथरीन एक बेहद स्ट्रांग विल वाली इंसान थी। ये एक ऐसी बात थी जो मुझे अपनी रीबर्थ के बाद ही समझ आई थी। अपनी यूथ में उसने जो परेशानियां झेली थीं, उसने उसे थोरनी और डिफेंसिव बना दिया था। उसने कभी झुकना नहीं सीखा, इस डर से कि अगर उसने थोड़ी सी भी वीकनेस दिखाई तो मुसीबतें फिर से दरवाजा खटखटाएंगी, उसे एक और गहरा जख्म देंगी और उसे दर्द में छोड़ देंगी। जब रॉबर्ट मिलर ने उससे शादी की थी तब मैं सिर्फ 1 साल का था। फैमिली चाहे कितनी भी नैनीज रख लेती, कोई भी एक मदर की जगह नहीं ले सकता था। अपनी माँ पर डिपेंड रहना एक बच्चे का इंस्टिंक्ट होता है। जब माँ वहां नहीं होती तो वे लगातार रोते हैं। मैंने पुराने हाउसकीपर्स में से एक से सुना था कि मैं बचपन में बहुत कम रोता था। मुझे लगा कि इसमें कोई और बात है और मैं तब तक पूछता रहा जब तक मुझे आखिरकार सच्चाई पता नहीं चल गई। इससे पहले कि मेरी यादें बनती, कैथरीन लगभग हर दिन मेरे साथ घर पर रहती थी। ज्यादातर समय मेरा ख्याल रखती थी। कोई भी देख सकता था कि वह मेरे लिए कितनी अच्छी थी, लेकिन फिर किसी अननोन रीजन की वजह से उसने जानबूझकर मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। ऐसा क्या हुआ होगा जिसने उसे इतना हार्टलेस डिसीजन लेने पर मजबूर किया? आज तक कोई नहीं जानता कि क्यों। जब मैं 4 साल का था तो उसने रॉबर्ट के लिए एक बेटी को जन्म दिया, मेरी सिस्टर बेला मिलर। वह अपने खुद के सगे खून के भी करीब नहीं थी। पहले मुझे लगा कि वह नेचर से ही कोल्ड है और बाद में मुझे लगा कि वह सिर्फ नेम और फेम की परवाह करती है। लेकिन अब दोबारा इस बारे में सोचते हुए, अगर वह सच में सिर्फ स्टेटस की परवाह करती तो जब मिलर फैमिली का इन्वेस्टमेंट डूब गया था और वे बिना एक शब्द की शिकायत के बैंकरप्सी की कगार पर थे, तब वह यहाँ क्यों रुकती? हालांकि मैं उसके रीजंस नहीं समझता, लेकिन मैं जानता हूं कि वह इस फैमिली की, बेला की और मेरी परवाह करती है, और इतना ही काफी है। बेला चीजों को तुमसे ज्यादा क्लियरली देखती है। मैं धीरे से हंसे बिना नहीं रह सका। एक क्लियर और ब्राइट साउंड। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने क्लोई से शादी की तो मैं खुश नहीं रहूंगा। कैथरीन हैरान दिखी। उसने तुमसे ऐसा कब कहा? शादी से ठीक 2 दिन पहले। एक छोटे बच्चे को क्या पता? कैथरीन ने उसे इग्नोर करते हुए मजाक उड़ाया। इतनी छोटी उम्र और अब भी से बड़ों के मामलों की चिंता। उसे साफ तौर पर घर में और ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है। मैं बस पास में खड़ा रहा और हल्का सा मुस्कुराया। यह देखते हुए कि देर हो रही थी, मैं सोफे से उठा और उसके स्टिफ शोल्डर को धीरे से दबाया। मैं किसी और दिन तुम्हें एक अच्छे हॉस्पिटल ले जाऊंगा ताकि तुम्हारे उस शोल्डर के बर्साइटिस का चेकअप कराया जा सके। मैं अब ऊपर शावर लेने जा रहा हूँ। मुझे जल्दी ही स्कूल पहुंचना है। तुम क्लास जा रहे हो? कैथरीन के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए। क्या तुम कॉलेज नहीं छोड़ रहे? मैं मुस्कुराया और उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया। अगर मैं उसे डिवोर्स देने की प्लानिंग नहीं कर रहा होता तो मैं पहले कॉलेज छोड़ने के बारे में सोचता ही नहीं। कैथरीन का चेहरा तुरंत बदल गया क्योंकि उसने धुंधला सा रीजन गैस कर लिया था। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? विक्टोरिया वैंडरबिल्ट ने मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर किया था। विक्टोरिया ने मुझ पर जो प्रेशर डाला था उसके बारे में सोचकर मेरा खुद का मूड खराब हो गया। ये सुनकर कैथरीन भड़क उठी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने मेरी नाक की तरफ उंगली दिखाकर डांटा। तुम डरपोक बेवकूफ, तुमने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि तुम खुद आगे नहीं पढ़ना चाहते। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं सीधे वैंडरबिल्ट फैमिली के पास जाती और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगती। विक्टोरिया को इतना टायरेनिकल होने का क्या राइट है? अपनी बात खत्म करते ही, अभी भी गुस्से में उबलते हुए, उसने एक कॉफी मग उठाया और उसे टेलीविजन पर दे मारा। एलसीडी स्क्रीन इंपैक्ट से मकड़ी के जाले की तरह क्रैक हो गई और मग खुद टुकड़ों में बिखर गया। हाउसकीपर मिसेस डेविस अभी अभी किचन से बाहर आई थी और इस सीन को देखकर शॉक में फ्रीज हो गई। कैथरीन ने अपनी आंख के कोने से उनकी तरफ देखा और ठंडी हंसी हंसने लगी। वंडरबिल्ट के सब लोग सड़े हुए हैं।